नमस्कार दोस्तों। आईएएस विद्यालय में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने यूपीएससी मेंस के लिए जीएस 3 पेपर की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। स्पेशली वो टॉपिक्स जो थोड़े टेक्निकल हैं उनको हम कवर करेंगे और उनको आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जब पेपर में कोई क्वेश्चन इन सेक्टर्स से आता है तो आप यूपीएससी के पेपर की डिमांड के अनुसार आप उस पर अपने व्यूज़ लिख पाएँ, उसके फैक्चुअल डाटा दे पाएँ और आंसर को एक डेकोरेटिव वे में दे पाएँ, जिससे कि थोड़े अच्छे मार्क्स अट्रैक्ट करें। तो इसी सीरीज में जैसा कि हम पहले फर्टिलाइज़र सेक्टर को डिस्कस कर चुके हैं, उसी सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने रखा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, स्पेशली हम लोग इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, अभी क्या स्टेज है, एंड इनके फाइनेंशियल मॉडल्स क्या हैं और क्या क्या इनके सामने चैलेंजेस हैं। तो जनरली हम उसी तरह से टॉपिक्स पे बात करेंगे जो यूपीएससी के सिलेबस और रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एग्रीकल्चर और आपके बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। लेकिन किसी भी सेक्टर को, जैसा भी हम जानते हैं, किसी भी सेक्टर को ग्रो होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस हैं। उनमें से एक एनर्जी सोर्स जो सबसे मेजर एनर्जी सोर्स जो यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इस पर एक अलग से चर्चा होगी। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जो कच्चा तेल जो होता है, क्रूड ऑयल, उसका फ्रैक्शनेशन करते हैं, अलग अलग सेकेंडरी यूनिट्स में प्रोसेसिंग करने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी। ये सब अलग अलग फ्रैक्शंस में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो मार्केट में एनर्जी प्रोडक्ट्स की तरह सप्लाई होते हैं। सो किसी भी कंट्री को कंटिन्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनर्जी की सस्टेनेबल सप्लाई, रिलायबल सोर्सेज से सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया के केस में क्या है, इंडिया एक क्रूड ऑयल नेट इंपोर्टिंग कंट्री है। और नेट वर्ड भी थोड़ा छोटा ही लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग इंपोर्टिंग कंट्री ही हैं। हम लोग अपनी डिमांड का अराउंड 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से करते हैं, मिडिल ईस्ट से करते हैं। रिसेंटली हम लोग यूएस से भी काफ़ी क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो वहाँ से भी लेते हैं। सो इस सब पे हम थोड़ा डिटेल में अलग से चर्चा कर पाएंगे क्रूड इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन अब हम फोकस करेंगे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। सो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं, ये एक टूल है जो हमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अब एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास तो रिफाइनरीज भी हैं, क्रूड ऑयल की सप्लाई आ रही है, तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कैसे उसको इंश्योर करता है। अब आप सपोज कीजिए आप 85% इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, सडनली अगर सप्लाई चोक हो जाती है या कुछ क्लाइमेटिक रीजंस, जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और कुछ डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से, या फिर आपके रिलेशंस कुछ कंट्रीज से अच्छे नहीं हैं, सो अगर आपकी सप्लाई स्टॉप हो जाती है, और मे बी सबसे क्रिटिकल सिचुएशन होती है इफ़ यू आर इन वॉर और अदर कंट्रीज इन वॉर थ्रू विच दिस क्रूड ऑयल बीइंग ट्रांसपोर्टेड, सो उस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सो उस कंडीशन में आपकी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, तो उसी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ISPRL
की जो है को फाउंड किया गया। हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं। एक्चुअली डिफरेंट कंट्रीज़, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है अलग अलग लेवल पर कुछ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री को स्टोर करते हैं। अब प्राइवेट इंडस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहता है, क्योंकि अब यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में सिर्फ 2 ही मेजर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एसआर और रिलायंस। एसआर इज़ नो मोर नाउ, सो मीन्स इट इज़ नाउ रोजनेफ्ट। रशिया ने एक्वायर किया उस रिफाइनरी को, जामनगर में एक रिफाइनरी है एसआर का था। तो वो लोग इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए इन एमरजेंसी सिचुएशन नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एनर्जी क्राइसिस को अवॉइड करते हैं थ्रू दीज स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। तो ये एक कॉमन डेफिनेशन है। अगर आप आंसर के इनिशियल्स में अगर इसको रखेंगे, आप सिंपल वर्ड्स में भी रख सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी रख सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी करना ज़रूरी नहीं होता है, बट कीवर्ड्स मिस नहीं होने चाहिए, तो आप ज़्यादा मार्क्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया आपको, क्रूड ऑयल की जो सप्लाई मैनेजमेंट है जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, उसमें क्या है, एक तो आपकी जो सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आपने प्रोडक्शन प्लान बनाया, हमें इतना क्रूड ऑयल प्रोसेस करना है अपनी रिफाइनरीज में, जो हमारी कैपेसिटी है और जो हमारी डिमांड है, तो उसकी रेगुलर एक सप्लाई होनी चाहिए। डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए। सपोज कीजिए आज आपने क्रूड का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपकी सप्लाई इस तरह से ऑन टाइम होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपकी रिफाइनरीज में डेफिशिएंसी हो जाए क्रूड की एंड आपको प्रोडक्शन कट करना पड़े। कॉस्ट इफेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होना। आपकी जो सोर्सेज हों, आप वहाँ से सोर्स परचेज करें जहाँ पे आपको थोड़ा चीप मिलता है, क्योंकि क्रूड इंडस्ट्री बहुत कम मार्जिन में चलती है। आप जो मार्जिन है पर बैरल पे आपको कितना मार्जिन प्रोसेसिंग है, तो उस हिसाब से $1-2 का भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है आपके लिए। इसीलिए क्रूड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं डिफरेंट। आप सस्ता क्रूड खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होता है। तो वो सब टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपका एक कंट्री से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको इतने टाइम के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई करनी है, एंड प्राइस विल वेरी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंडेक्सेस। सो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, जैसे कि WTI है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जनरली फॉलो करते हैं। तो इस तरह के हमारे क्रूड के इंडेक्स हैं जो फॉलो करते हैं। फिर दुबई में प्राइसिंग इंडेक्स का एक है जो जनरली मिडिल ईस्ट के लिए प्राइसिंग करते हैं कंट्रोल। जनरली एशियन मार्केट के लिए काफ़ी इम्पैक्ट करता है। जो एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ में डिमांड मेजरली जापान, चाइना और इंडिया मेजर कंज्यूमर्स हैं, तो उनके लिए प्राइसिंग। ये अलग अलग कंसल्टिंग फर्म्स भी हैं जो प्राइसिंग करती हैं। तो हम उतना टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में उसकी इतनी डिमांड नहीं है, ना आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल देनी है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की, तो आपकी जो परचेज होनी चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। मीन्स आप कम पैसे में खरीद रहे हैं और प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कॉस्ट भी एज मिनिमम आप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है सप्लाई मैनेजमेंट में, क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डिफरेंट क्वालिटी के क्रूड प्रोसेस करते हैं। अब वो डिपेंड करता है, हैवी क्रूड हो गया, लाइट क्रूड हो गया, हाई सल्फर क्रूड हो गए, लो सल्फर क्रूड हो गए। इन पर जो डिटेल में हम चर्चा है, क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर्स, हाई सल्फर से क्या फ़र्क होता है, लो सल्फर से और हैवी से क्या फ़र्क होता है, ये ISPRL से उतना रिलेट नहीं कर पाता है। हम लोग जो है इस पर जब क्रूड ऑयल इंडस्ट्री की जब हम चर्चा करेंगे तो हम उसमें इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। सूटेबल टू इंडस्ट्री, आपका जो क्रूड है, क्रूड की क्वालिटी जो है इंडस्ट्री को सूट करनी चाहिए। आप सपोज कीजिए आपकी जो रिफाइनरी है उस क्रूड को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं है, तो उस क्रूड को लेने के लिए आपको कोई मीनिंग नहीं होता है। ऐसा ही क्रूड आपको प्रोसेस करना है जो आपकी रिफाइनरी के लिए सूट करता हो। डिटेल हम क्रूड ऑयल की प्रेजेंटेशन में करेंगे। वापस हम लोग ISPRL पे आते हैं। जैसे थोड़ा सा मैंने आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के की पॉइंट्स के बारे में बताया। ISPRL के फॉर्मेशन की हिस्ट्री क्या है। 1990s में जो गल्फ वॉर के बाद
ऑयल प्रोडक्शंस जो है सडनली डाउन हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल था, जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, तो ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऑयल प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, इंडिया ऑलरेडी उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस के इनिशियल स्टेज में था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व है उसकी शॉर्टेज थी। हमारे पास कुछ उस टाइम पे कुछ वीक्स के लिए ही इतना पैसा था कि सिर्फ हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। 1991 आते आते तो और भी ज़्यादा हो गया। अब पूरा ऑयल तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, या फिर आपके पास इतनी गारंटी होनी चाहिए कि आप पे बैक कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पे। तो उस टाइम की करंट गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर एलपीजी का जो मैं मीनिंग है, ये एलपीजी अपना पेट्रोल प्रोडक्ट की बात नहीं है। सो जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उनसे सिचुएशन को उस टाइम पे इम्प्रूव किया गया। उसमें जो की रोल था उस टाइम के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया और इकोनॉमी को ओपन किया, इस फील्ड को ओपन किया। तो समहाउ इंडिया ने वहाँ पर सर्वाइव किया और उसी का इम्पैक्ट अब डाउन स्ट्रीम में एक इंडिया ने डेवलपमेंट देखा है डाउन स्ट्रीम के डेकेड्स में। उसके बाद जब ये हुआ तो हमेशा एक चर्चा में था कि एनर्जी सिक्योरिटी ऐसी सिचुएशंस में कैसे इंश्योर की जाए। तो 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी। तो उस कमेटी ने ये प्रपोज किया था कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हमें ISPRL जैसा एक मॉडल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना चाहिए, जो हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्पेशली क्रूड ऑयल को रिजर्व रखेगा फॉर एनर्जी क्राइसिस के लिए। सो इस पर डिटेल फिजिबिलिटी स्टडीज़ हुई। क्योंकि कोई भी मॉडल अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट की जाती है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं उसके टेक्निकल इम्पैक्ट क्या होंगे, फिनेंशियल मॉडल क्या होगा। आप ऐसे ही नहीं लगा के बैठ सकते हैं, पैसा लगा दिया उससे कुछ रिटर्न भी आएगा, तो वो सब चीज़ें माइंड में रख के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे उनको टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद 2004 में ये डिसाइड किया गया कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड नाम की एक कंपनी फॉर्म की गई ऑयल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में। हमेशा आप अपने जो आंसर्स में अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा डेकोरेशन होता है और अच्छे नंबर अट्रैक्ट होने के चांस होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जामिनर इस तरह के कीवर्ड्स को पढ़ लेगा डेफिनेटली उसको एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ, आपको एक अच्छी नॉलेज है। तो हमेशा ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इसको फॉर्म किया गया ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के एंड नेचुरल गैस के अंडर में ही काम करता है। फर्स्ट फेज में 3 लोकेशन डिसाइड की गई। लोकेशन के फैक्टर्स और ये सब पे हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, मैंगलोर के पास ही उडुपी एक जगह है, वहाँ पर पादुर में एक लोकेशन फाइनल हुई। ये दोनों वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। एक लोकेशन ईस्टर्न कोस्ट पे थी, जो वाइजैक, विशाखापट्टनम। तो कैपेसिटी की बात हम आगे करेंगे, कितना कैपेसिटी था। तो अभी जो नए सेकंड फेज के लिए हमने 3 अलग स्टेट्स को डिसाइड किया है। गुजरात में राजकोट जगह है, राजस्थान में एक आ रहा है, और उड़ीसा में एक लोकेशन फाइनल हुई है। वो सेकंड स्टेज के लिए है। फर्स्ट स्टेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम, जैसे हमने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी में इशू कहाँ से आ सकता है, तो अब हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अगर क्या इशू आते हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, तो ये कुछ मेजर क्रूड सप्लाई के रूट्स हैं वर्ल्ड के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो मेजर ये 3 ही रूट ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम ऑयल की सप्लाई, सी रूट स्पेशली, दीज आर द सी रूट। तो ऑयल की सप्लाई मैक्सिमम इन्हीं सी रूट के थ्रू होती है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब
एंड प्लस स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, जैसा कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा था, वहाँ पर एक शिप जो है स्टक हो गया था, उससे पूरी सप्लाई चेन इंटरप्ट हो गई थी। नॉट ओनली क्रूड ऑयल, जो बाकी कंटेनर्स भी थे, काफ़ी बड़ा एक तरह से यू कैन से इट्स ए ट्रैफिक जैम इन सी जैसा सिचुएशन हो गया था। उसको निकालने के लिए काफ़ी मनी इन्वेस्ट करना पड़ा, और प्लस हमारा लॉस हुआ एक सप्लाई चेन का। तो उससे क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में जो कंट्रीज़ हैं वो प्रोडक्ट्स की डेफिशिएंसी होने से डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होता है। सो इंडिया के लिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो वॉल्यूम प्रोसेस होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो वहाँ से है, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ के पॉइंट पे है, तो ये हमेशा एक क्राइसिस पॉइंट में रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अनस्टेबिलिटी हुआ मिडिल ईस्ट में तो आपकी सप्लाई इंटरप्शन हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका एक्चुअली ये इंडिया के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सप्लाई के हिसाब से प्रेजेंटली, बट चाइना और जापान के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना और जापान का जो क्रूड की सप्लाई है यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। तो बाकी जो क्रूड है जैसे केप ऑफ गुड होम, तो यहाँ से भी काफ़ी क्रूड दूसरी जगह था। ये सी रूट है, हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमारा टारगेट जो रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा। तो जैसा कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ के जो यूएई और ईरान, वन साइड इज यूएई टिप पर, दूसरे साइड में ईरान है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान और यूएस में एक नॉर्मली रिलेशंस आर नॉट गुड, एक टसल रहता है, ईरान पर काफ़ी सैंक्शंस भी हैं। सो अगर ईरान सपोज इस सप्लाई को क्लोज कर सप्लाई इसको कंट्रोल करता है सप्लाई यहाँ से, सो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जो डाउन स्ट्रीम में एशियन कंट्रीज़ हैं। इसीलिए यूएस भी एक अपना बेस बना के रखा है बहरीन में, टू काउंटर देयर ऐसा कोई सिचुएशन ना आए। सो आप देख सकते हैं अराउंड 19 मिलियन बैरल पर डे जो हमारा इसके थ्रू सप्लाई होती है इस सी रूट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। सो अगर हम अब बात करें ISPRL का क्या रहता है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आपके अगर कोई एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन आ गई तो आपके पास कितने दिन का रिजर्व है। अगर प्रोडक्शन भी नहीं है, या तो आप प्रोडक्शन कंट्रीज हैं या फिर आप सप्लाई पे डिपेंड है। सपोज कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर सप्लाई बिल्कुल क्लोज हो गया तो कितने दिन तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ डेज जो हैं, एक मिनिमम मैंडेट जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है एक मिनिमम मैंडेट दिया है कि आपके पास एटलीस्ट 90 डेज का रिजर्व होना चाहिए। सो जो लोग भी इसमें मेंबर हैं, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। सो इंडिया पे मैंडेट लागू नहीं होता है, बट सेफ साइड इंडिया इसके स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया एसोसिएट मेंबर है तो क्या वो मैंडेट इंडिया पे लागू होता है, तो ऐसा नहीं है। तो इंडिया अगर नहीं भी मेंटेन करता है तो ऐसा कुछ सैंक्शंस या कुछ इशू नहीं होगा, दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो, बट सेफ साइड वी आर फॉलोइंग इट। अब ऐसा अगर हम देखें, जैसे हमने कहा था ग्लोबल पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है टोटल वर्ल्ड का, अगर हम देखें डिफरेंट प्राइवेट एंटाइटीज़ और गवर्नमेंट और रिफाइनिंग जो रिफाइनरीज जो उनका स्टोरेज रहता है, वो अराउंड 4 बिलियन के आसपास है। तो 4 बिलियन को अगर हम डेज में कन्वर्ट करें डिमांड से, सो अराउंड ये 40 to 41 डेज के आसपास की सप्लाई जो डिमांड को मीट कर सकता है वर्ल्ड की। अगर अब हम यूएस की बात करें, यूएस का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है अराउंड 700 मिलियन बैरल है। वहीं चाइना का 470 मिलियन बैरल है। जापान अराउंड 320 पे है। सो ये टॉप कंट्रीज हैं जो रिजर्व में हैं। हम लोग अगर इंडिया का कंप्लीट भी मिला दें जो रिफाइनरीज के पास भी है, सो हार्डली वी विल टच 110। सो अगर अब हम इंडिया की बात करें, जैसा कि ISPRL पे हमारा फोकस है, टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी जो इंडिया की है वो 250 MMTP है, मिलियन मीट्रिक टन पर एनम।
प्रेजेंटली जैसा कि हमने आपको बताया 3 लोकेशन पर ऑलरेडी ISPRL के जो कैरवेन्स हैं, जो अंडरग्राउंड कैरवेन्स हैं, वो कमीशन हो चुके हैं। जैसा कि आपने मेन स्लाइड में देखा था, दैट इज अंडरग्राउंड रहता है ये पूरा। तो वहाँ पर अंडरग्राउंड आप स्टोर करेंगे, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन काफ़ी क्रिटिकल रहता है, आपको पहले पूरा वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है अंडरग्राउंड, जिससे कि सीपेज ना हो। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। पहला विशाखापट्टनम में 1.3 MMT मिलियन मीट्रिक टन, मैंगलोर 1.5 और पाडूर में 2.5। टोटल जो है फर्स्ट फेज में 5.3 मिलियन मीट्रिक टन इज इक्वलेंट टू 10 डेज इंडिया के लिए। और जो अपकमिंग सेकेंड फेज में है, उड़ीसा में एक 4 MMT, पाडूर में एक और कंपार्टमेंट आएगा 2.5 मिलियन टन का। वो टोटल 6.5 जो टोटल हो जाएगा 12 डेज के लिए। प्रेजेंटली हमारे पास है 10 डेज का ISPRL, प्लस क्या होता है कि जो रिफाइनरीज होती हैं, अब इंडिया में डिफरेंट जो ये क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करने के लिए पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या करती हैं, डिटेल में हम एक पेट्रोलियम रिफाइनरीज पे भी एक प्रेजेंटेशन रखेंगे तो उसमें करूंगा, लेकिन मैं एक बेसिक आपको बताता हूं। जो भी क्रूड ऑयल आता है उसकी प्रोसेसिंग करती हैं, अलग अलग फ्रैक्शनेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो हमें डाउनस्ट्रीम मार्केट में सप्लाई होते हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG और बाकी प्रोडक्ट्स के रूप में। रिफाइनरीज के पास काफ़ी बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स होते हैं। अगर उन स्टोरेज टैंक्स की भी कैपेसिटी को हम ऐड कर लें तो उनकी जो कैपेसिटी है वो 65 डेज है। 65 डेज का रिजर्व उनके पास रहता है, और 10 का हमने ऑलरेडी कमीशन कर दिया, तो टोटल 75 डेज का प्रेजेंटली हमारे पास रिजर्व है। और 12 डेज का जो रिजर्व है वो अभी कमीशनिंग होना बाकी है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम अगर मोटा मोटी देखें तो हमारे पास 20% ऑफ टोटल कैपेसिटी हमारे पास रिजर्व प्रेजेंटली है। जैसा कि हमने पहले बताया, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मैंडेट है वो 90 डेज का है। हम कुछ ही दिन में अगर ये प्लांट भी कमीशन हो जाते हैं तो हम लोग अराउंड 87 पे पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट नियर टू दैट मैंडेट। टारगेट जो हमारा है, अभी हमारे पास टोटल 5 कमीशन है, 6 अराउंड 6.5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टारगेट हमारा टोटल 18 मिलियन मीट्रिक टन का है। ये 18 मिलियन मीट्रिक टन ऑलमोस्ट इक्वलेंट है अराउंड 30 to 32 डेज। 30 to 32 डेज के लिए हमारा ये सफिशिएंट होगा। ये हमारा अभी प्रिलिमिनरी टारगेट है जो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है। अब ये सेक्टर तो आपने समझ लिया कि इस सेक्टर का फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट क्यों है, कैसा है, लेकिन हर सेक्टर के साथ कुछ चैलेंज होते हैं। अब इस सेक्टर का क्या है कि आपको अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट बनाना है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा, कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, कॉस्ट काफ़ी आती है। जैसा कि आप देखेंगे, सिर्फ फेज़ 1 को जब डिसाइड हुआ था, डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब बनाई गई थी 2005 में, कॉस्ट जो कंसीडर किया गया था अराउंड 2000 करोड़ के आसपास था, लेकिन कमीशन होते होते जो हमारी कॉस्ट आई वो अराउंड 4000 करोड़ आई। इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर साथ में कुछ रिटर्न भी आ जाए तो वो बहुत एक अच्छा रहेगा। तो रिटर्न आने के लिए आपके पास एक फाइनेंशियल मॉडल होना चाहिए। तो गवर्नमेंट अभी जो सेकेंड फेज को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट कर रही है, और एक और मॉडल है डिज़ाइन, बिल्ड, फिनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। ये कीवर्ड्स आप मेंशन कर सकते हैं फाइनेंशियल मॉडल में। जो कंपनीज़ हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं या फॉरेन की रिफाइनरीज़ हैं जो, या फॉरेन की एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, वो आके डिज़ाइन करें, बिल्ड करें, फिनेंस भी वही लेके आएँ, ऑपरेट करें और फिर ट्रांसफ़र कर दें, गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करें। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने लगाया और कुछ किया सब कुछ। अगर कोई बाहर से आके, प्राइवेट कंपनी अगर आके पैसा लगा रही है तो उनको भी कुछ रेवेन्यूज जनरेट होने चाहिए। तो ये मॉडल किस तरह से होगा, रेवेन्यू मॉडल, कि वो आके अपना क्रूड ऑयल यहाँ पर स्टोर करेंगे। उनके लिए क्या फ़ायदा है, सपोज आज सडन प्राइस कम है मार्केट में, तो उनके पास स्टोरेज नहीं होता है उतना, तो लेस प्राइस में, जैसा कि अभी हमने देखा कि प्राइस, जो क्रूड के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए थे कोविड के कारण। अब आप या तो अपना प्रोडक्शन
ही क्लोज कर दें, और या फिर आप स्टोरेज करें, स्टोरेज की भी एक लिमिट है। तो ऐसी कंडीशन में जो गवर्नमेंट क्या करेंगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से ऐसी असेट्स में इन्वेस्ट करके वहाँ पर अपना क्रूड ऑयल स्टोर कर सकते हैं, और जब प्राइस हाइक होंगे तो वो उस कंट्री की रिफाइनरीज को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनका रेवेन्यू मॉडल इस तरह से गवर्नमेंट ने उनको प्रपोज किया है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है, किसी भी इमरजेंसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हैज़ राइट टू रिफ्यूजल टू यूज़ दिस ऑयल। सो होल जो भी पूरा कंट्रोल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा इमरजेंसी सिचुएशन में, और दे कैन यूज़ ऑयल इन एनी वे। सो उस पर उस टाइम पे प्राइवेट कंपनी की कोई भी होल्डिंग नहीं होंगी, ओनली इन इमरजेंसी केस। डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ लैंड एंड लोकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि आप अंडरग्राउंड कोई भी जो ऑयल स्टोरेज यूनिट बना रहे हैं, तो इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि आपने पूरा सीलिंग कर दिया, सब कुछ सीलेंट भी डाले हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन फिर भी चांस होते हैं कि आपको लीकेज हो। तो एक तो ये इशू है। लेकिन बनाने से पहले क्या है, आपकी जो लैंड होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इट इज़ ईजिली हम वहाँ पर एक्सकवेशन कर सकें, अंडरग्राउंड एक्सकवेशन कर सकें, लैंड स्लाइडिंग ना हो। सडन लैंड स्लाइडिंग होकर भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो वो लैंड इस तरह से हो, लैंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन ना करती हो। सडन अगर लैंड अगर रिटेन करेगी तो पूरा जो है हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे। सो इस तरह की चीज़ें, और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग कोस्टल एरिया में बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ मोस्टली जो रिलेटेड रिफाइनरीज हैं उनके पास बना रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र करने में थोड़ा ईजी हो। क्योंकि अभी हमारे पास जो पाइपलाइन ट्रांसफ़र नेटवर्क है अभी वो उतना फुल फ्लेज नहीं है कि हम डिफरेंट लोकेशन पे भेज सकें, स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ लैंड और लोकेशन ये बहुत की रहते हैं डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी के टाइम पर। अब प्राइसिंग वॉलेटिलिटी, जैसे मैंने बताया, सपोज इंडिया ने ये एक स्टोरेज लिया, लो प्राइस थे, सपोज कीजिए प्राइस अभी हाई हैं और हमने उसमें स्टोर करके रखा है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। सडनली जैसे कोविड आया, अभी हमारे प्राइस बिल्कुल डाउन हो गए। सो आपको वो क्रूड जो उसमें है, आपने हाई प्राइस पे ख़रीदा था, अभी मार्केट में प्राइस बहुत कम हो गए हैं। तो ये जो गैप है वो इन्वेंट्री लॉस है आपका। तो जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है इसके ऑपरेशन को। लॉसेस, जैसे मैंने कहा कि अगर सीपेज कुछ लीकेज हैं, सीलेंट प्रॉपर नहीं है, तो लॉसेस होने के भी चांसेस हैं, लॉसेस टुवार्ड्स दिस। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया कि ये वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, जो वहाँ रिफाइनरीज हैं उनका पाइपिंग नेटवर्क है। जैसे मैंगलोर रिफाइनरी है तो वो मैंगलोर में ही है, तो वहाँ से उनका पाइपिंग नेटवर्क कनेक्शन है। लेकिन जो उसी क्रूड ऑयल को अगर मुझे दूसरे कोस्ट पे भेजना है, वेस्ट कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट साइड में भेजना है, तो मेरे लिए पाइपिंग नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत कम था, लेकिन काफ़ी जो रिफाइनरीज का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा है कि पाइपिंग नेटवर्क काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सो अलग अलग रिफाइनरीज जो हैं उनके टर्मिनल से उनकी पाइपिंग है, क्रूड ऑयल की पाइपिंग जो डायरेक्ट उनके प्लांट तक आती हैं। जैसे भटिंडा रिफाइनरी के लिए, जो भटिंडा रिफाइनरी जो नॉर्थ इंडिया में है, वहाँ के लिए जो क्रूड ऑयल की सप्लाई की पाइपलाइन है वो गुजरात से होके डायरेक्ट वहाँ तक जाती है, गुजरात पोर्ट से होके वहाँ तक जाती है। तो इस तरह से पूरा एक नेटवर्क है, अवेलेबल है। एक और चैलेंज क्या है, स्किल, क्योंकि फील्ड बहुत नया है तो इसके लिए स्किल मैन पावर की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो अभी क्या सिस्टम है, अभी जो है डेपुटेशन बेसिस पे जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से लोग लिए जा रहे हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और प्लस स्किल के लिए काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट में शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जो जैसे कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ISM धनबाद, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अच्छे ब्रिज कोर्सेज भी डेवलप किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि जैसे मैंने कहा नया फील्ड है, तो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास अभी उतनी अवेलेबल नहीं है कि ऐसे हाईली सिक्योर्ड कंपार्टमेंट बनाना, फिर उनमें ऑयल को स्टोर करने के लिए प्रॉपर सीलेंट डालना, ये सब काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअली। सो उतना प्रॉपर वे में एक्सकवेट करना एरियाज़ को, अंडरग्राउंड काफ़ी बड़े कंपार्टमेंट्स, जो चैम्बर्स का कंस्ट्रक्शन, ये सब उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है धीरे धीरे। बट ये मेजर चैलेंज रहा है, क्योंकि अभी हमें बाहर से काफ़ी हायर करना पड़ रहा है, तो उसके लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है। बेनिफिट्स और नीड्स की बात करें, अगर हमने कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की है, कोई मॉडल हमारे सामने आया है, तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, डिस्कस किया हमने, इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल की, वो अराउंड 85% है। तो हमारा जितना डिमांड है उसका
जो उसका 85% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन खड़ा करती है। उस एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये एक बड़ा बेनिफिट है ISPRL के जो क्रूड ऑयल स्टोरेज रिजर्व्स हैं। एनर्जी सिक्योरिटी जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। एब्जॉर्ब प्राइसिंग फ्लक्चुएशन, सपोज हमारे पास एक अभी प्रेजेंटली कंडीशन में हमारे पास अराउंड 12 डेज का ही रिजर्व है प्लस 65 डेज का रिफाइनरी का, टोटल 77 डेज का हो गया। सो अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होते हैं तो आप सोचिए कि अगर सडनली प्राइस हाइक हो रहे हैं मार्केट में और हमारे पास रिजर्व है अराउंड नेक्स्ट 90 डेज का, सो हम लोग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। जब प्राइस लो होंगे क्योंकि मार्केट में हमने डिमांड कम कर दी है तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन होंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम लोग जो प्राइसिंग फ्लक्चुएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसमें कुछ मार्जिन गेन कर सकते हैं। तो ये एक और बेनिफिट है। लेस लॉसेस, जो टैंक स्टोरेज होता है उसमें लॉसेस होने के काफ़ी चांस होते हैं क्योंकि इवेपोरेशन होता है ड्यू टू टेम्परेचर, तो लाइटर्स लॉस होता है, तो एनवायरनमेंट को भी हार्म करता है। बट इसमें भी एनवायरनमेंट को तो हार्म, बॉटम अंडरग्राउंड में लॉसेस कम हो जाते हैं आपके एक एज कंपेयर टू टैंक स्टोरेज। लॉसेस आर देयर बट एज कंपेयर टू टैंक स्टोरेज लॉसेस थोड़ा सा लेस मैं कहूँगा। अंडरग्राउंड रॉक कैरवेन जो कंसिडरेबल सेफेस्ट मीन जो है ये सेफेस्ट है स्टोरिंग के लिए। सपोज कीजिए आपने अंडरग्राउंड से स्टोर किया हुआ है, सपोज कोई एरियल अटैक होता है तो जो ओवरग्राउंड स्टोरेज है तो वो ज़्यादा हार्म हो सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स को हार्म उतना फास्ट नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाउन में नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग वॉर। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या होता है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है कि इसमें हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट काफ़ी होते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी इमरजेंसी या फिर कोई वॉर, सो इंटरनेशनल जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं कि ऑयल स्वैपिंग का, कि आप हमें, अगर हमें कोई इशू होता है तो आप हमें ऑयल सप्लाई करेंगे और अगर आपको कोई इशू होगा या क्राइसिस आएगा तो हम लोग ऑयल सप्लाई करेंगे। तो ऐसा जैसे इंडिया और US का कुछ एग्रीमेंट है, इंडिया इजराइल का काफ़ी बड़ा एग्रीमेंट है क्योंकि इजराइल के पास अपने फील्ड नहीं है, तो US और इजराइल का काफ़ी अच्छा पैक्ट है। तो उसमें एक क्वांटिटी वो लोग म्यूचुअली फिक्स करते हैं, इतना हम लोग एनर्जी आपके लिए अपनी रिक्वायरमेंट से जो एक्स्ट्रा हमारे पास होगा हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। एमरजेंसी ऑयल शेयरिंग एग्रीमेंट्स जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, एमरजेंसी ऑयल शेयरिंग एग्रीमेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। सो थोड़ा डेकोरेट होगा आपका आंसर। फिर जैसे DEBFOT जो मॉडल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका एग्जांपल जो है रिसेंटली हमने जो है UAE की जो कंपनी है एडनॉक, उसने हमारा जो मैंगलोर का जो रिजर्व है उसको फिल किया था अपने क्रूड ऑयल के साथ, क्योंकि जब डिमांड कम हो रही थी तो उन्होंने क्या किया, अपना क्रूड ऑयल यहाँ पर रिजर्व किया और जब प्राइस अप होंगे तो वो इंडियन रिफाइनरीज को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक पहला मॉडल जो हम उनके साथ डिस्कशन में था, 2019 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, अभी हमने उनको ऑपरेट करने के लिए उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। लार्ज वॉल्यूम स्टोरेज एट मिनिमम कॉस्ट, आप बहुत बड़ा वॉल्यूम मिनिमम कॉस्ट पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड ग्राउंड बनाने के लिए आप ग्राउंड स्टोरेज बनाने के लिए आपको मेटल के काफ़ी बड़े जो स्टोरेज टैंक्स बनाने पड़ते हैं, उनका डिज़ाइन, उनका फैब्रिकेशन काफ़ी कॉस्ट लगता है। इस पे कॉस्ट अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो वॉल्यूम के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो काफ़ी कम आता है। लेस वेस्टेज ऑफ लैंड, अगर हम बात करें अंडरग्राउंड हमने बना लिया तो अबव द ग्राउंड जो लैंड है वो आप कुछ और एरियाज में भी कुछ और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं विद मिनिमम इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइडर्स, क्योंकि और कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन या कुछ नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन जो स्टोरेज एरिया में जो टैंक बड़े बड़े टैंक बना देते हैं, फिर आप उस लैंड का ओवरग्राउंड कुछ भी यूज़ नहीं रहता है, तो लैंड का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। जो ओवरग्राउंड होता है इसमें थोड़ा कम होता है। सो अगर हम अब बात करें क्वेश्चन आंसर्स की, तो जो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं मानता हूँ, क्योंकि फाइनली तो हमें कुछ वहाँ पर आंसर करना है। सो इस सेक्टर से क्वेश्चन पूछना जाना के चांस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट आपसे ISPRL का ही क्वेश्चन आए। अगर आपसे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे फॉरेन पॉलिसी इसको मिक्स करके कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैसे उसको मीन्स हम इंश्योर कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा भी वॉलेटाइल हैं रिलेशन किसी कंट्री के साथ तो क्या आपके स्टेप्स होंगे। तो हम उसी सब
टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस तरह का इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप आंसर कर पाएंगे। आईएसपीआरएल को एक एग्जांपल देखें, उसके थोड़े से पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला देखते हैं, इन द जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट एंड हाई वोलेटाइल प्राइसिंग ऑफ क्रूड ऑयल कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आईएसपीआरएल। सो ये कहते हैं कि जैसे कि अगर जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है अभी मिडिल ईस्ट में रहता है जनरली, और हाई वोलेटाइल प्राइजेस, अभी जैसे रिसेंटली कोविड भी है तो कोविड में भी काफ़ी वोलेटाइल रहे प्राइस, काफ़ी लो हो गए थे, अब धीरे धीरे प्राइस काफ़ी ऊपर आ रहे हैं, तो क्या आईएसपीआरएल इसको एब्जॉर्ब कर सकता है? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आप सबसे पहले आईएसपीआरएल की थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की कॉमन डेफिनेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इंडिया ने हल्का सा हिस्टोरिकल ब्रीफ दे सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने ऐसा किया, क्योंकि उस टाइम पे भी इसका जो बर्थ है वो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल क्राइसिस से ही हुआ है। इंडिया पे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस था और गल्फ वॉर में जो था, तो उसका हल्का सा 1 या 2 लाइन से आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप जो है इसमें लिख सकते हैं कि क्या ये अब्जॉर्ब कर सकता है। डेफिनेटली ये एक, बिकॉज अभी जो स्टेज है इंडिया का, जो प्रेजेंट स्टेज है, प्रेजेंट स्टेज में एब्जॉर्ब करना उतना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट है, तब उतना ही एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि अभी जो कैपेसिटी है आईएसपीआरएल का, जो कैपेसिटी है हार्डली इट इज़ फॉर 10 डेज, और 12 डेज का जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्लस 65 डेज का हमारा रिफाइनरीज के पास है। तो अभी उस स्टेज में तो हम नहीं पहुंचे कि कंप्लीटली आप वोलेटाइल प्राइसिंग और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बेनिफिट हमें मिलेगा, बट स्लोली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली ये वोलेटाइल प्राइसिंग को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे अगर हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी होगी। डेफिनेटली अगर हमारे पास 1-2 महीने का भी स्टोरिंग, 2 से 3 महीने का स्टोरिंग कैपेसिटी अगर आ जाता है, तो हमारे हम इन सॉक्स, प्राइसिंग सॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं। प्रेजेंट कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट मच पॉसिबल, बट वी नीड टू फर्दर इम्प्रूव अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव टू एनहांस अवर कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ये सब कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि आप कैपेसिटी एनहांस कीजिए, और प्लस और जो हैं कुछ और, जैसे कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, उसको भी आप इसमें एक एंगल बना सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को अगर साथ में इसके साथ सप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग जो है प्राइसिंग वॉलेटिलिटी को कम कर सकते हैं। और डिमांड, जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस जो आजकल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 10%, जो 85% जो हमारा टोटल अमाउंट है उसका 10% गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है। तो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन ही ये है कि वो डायरेक्ट इंपोर्ट ही जब आपका कम हो जाएगा रिक्वायरमेंट, तो आप की प्राइस पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इस तरह से इस आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, मैंने बहुत कॉमन लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन यूपीएससी एक फ्रेमवर्क वे में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इनपुट आपको यहीं से मिल जाएंगे सब। एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ आईएसपीआरएल। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इंपैक्ट ये है कि सबसे पहले आप एक्सकवेट कर रहे हैं, तो एक्सकवेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। सो प्लस अंडरग्राउंड अगर आप जब कुछ कंपार्टमेंट्स जो स्टोरेज के लिए बना रहे हैं, तो उनसे ऐसा तो नहीं आपको कुछ एजिंग के बाद कुछ लीकेज होते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में जो वाटर, अंडरग्राउंड वाटर के जो रिजर्व्स हैं उसको इफेक्ट कर सकता है। तो इस वे में कर सकते हैं। कुछ जो है, जो लाइटर्स हैं उनके लिए हम वेंट जरूर रखते हैं किसी भी सिस्टम में, तो जो अगर वहाँ से लाइटर्स वेपर्स आते हैं वो एनवायरमेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के एक सिंगल क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे पूरा नहीं, मोस्टली नहीं आएगा, तो आप किसी क्वेश्चन के आंसर के साथ क्लब कर सकते हैं, ये डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस वेरियस मॉडल फॉर सस्टेनेबल फंक्शनिंग ऑफ आईएसपीआरएल विद सम करंट एग्जांपल्स। जैसा कि हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, DBFOT मॉडल जो है हमारा, डिज़ाइन, बिल्ड, फिनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। सो एडनॉक के साथ ये एक काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो मैंगलोर में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एडनॉक के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि वो उसको ऑपरेट करेंगे और अपना क्रूड स्टोरेज करेंगे। जब हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर जो कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो उनको स्टोरेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ेगा। सो उससे थोड़ी इनकम भी होगी और एनर्जी सिक्योरिटी भी हो गई। और उनको क्या बेनिफिट है, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर आया तो उसको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। वो क्या करेगा, एक तो उसका जो प्रोडक्शन के जो शॉक्स हैं, प्रोडक्शन शॉक को थोड़ा एब्जॉर्ब कर पाएगा। सडनली कुछ इशू होता है कि प्राइसिंग कम हो गई तो डिमांड कम हो गई, या डिमांड कम हो गई तो वो अपना जो एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं।
यहाँ पे इंडिया में लाके अपना स्टोर करके रख सकते हैं। जब थोड़ा प्राइस बढ़ेंगे तो इंडिया की रिफाइनरीज को ही सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक रेवेन्यू मॉडल उन्होंने एक जनरेट किया है। तो इंडिया के लिए क्या है, मेनली एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना है। पहले क्या हो रहा था कि एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे थे कि हम उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे रहे थे, कोई नहीं था, प्राइस ऊपर आए चाहे नीचे आए हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अभी क्या हो, अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे तो आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं कंटिन्यूस, तो वो एक अच्छा साइन है। प्लस आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे मैंने क्लॉज बताया था आपको, तो वो क्लॉज मेंशन कर सकते हैं। आपकी एनर्जी सिक्योरिटी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है अगर आप किसी फॉरेन प्लेयर के साथ, तो ये पॉइंट ना मिस करें। ये इंश्योर करें कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग वो एग्रीमेंट होल्ड नहीं करेगा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल होगा। हाउ टू ISPRL कैन हेल्प टू बिल्ड ए गुड रिलेशन इंटरनेशनल एरिना। ISPRL ये एक्चुअली इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन आप एक एंगल दे सकते हैं। अगर इस तरह की एनर्जी सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन की बात आती है, आप इसे फॉरेन पॉलिसी वाला एक एंगल दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, आपके गुड रिलेशन कैसे बनाएगा। सपोज कीजिए जैसे आपने एडनॉक के साथ अभी ये एक एग्रीमेंट किया, तो एडनॉक आपको जैसे कुछ आप एग्रीमेंट फर्दर करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपके गुडविल पे आपको कुछ जो आप वहाँ से गैस या ऑयल लेते हैं तो उस पर आपको कुछ डेफिनेटली छूट मिलेगी। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो क्या कहते हैं, जो कमर्शियल एक्सचेंज है यानी कि एक्सपोर्ट है, उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस आपकी जो और किसी के साथ जो इंटरनेशनल एरिना में क्या है कि अगर आप सपोज कीजिए कुछ फॉरेन पावर्स के साथ अगर रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो जैसे कि आप उनके साथ ऑयल स्वैपिंग एग्रीमेंट एमरजेंसी के जो ऑयल स्वैपिंग एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, सो आपकी एक जो है वार टाइम पे, जो डिफेंस टाइम पे भी एक एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। तो इस तरह से इंटरनेशनल एरिना में हेल्प कर सकता है। प्रोवाइड द डिटेल ऑफ ISPRL डेवलपमेंट फेज वाइज एंड इट्स एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। सो डेवलपमेंट फेज वाइज मैंने जैसे आपको बताया 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ, जो कमेटी फॉर्म हुई थी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में। उसके बाद 2004 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर OIDB को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, उसके अंडर में ये फॉर्म हुई। फिर फेज़ 1 में जो है मैंगलोर, पादुर और वाइजैग में 3 लोकेशन डिसाइड हुई, वहाँ पर 5.3 मिलियन मीट्रिक टन की कैपेसिटी थी। उसके बाद जो है सेकंड फेज में जो है, सेकंड फेज हमें क्योंकि और IEA के मैंडेट को हमें जो 90 डेज़ का वो एक की पॉइंट है उसको ज़रूर मेंशन करें। उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए, फुलफिल तो हमारे कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए और अपना एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए सो हमने सेकंड फेज़ का भी अभी चल रहा है। जैसे गुजरात का है और उड़ीसा है और पादुर में ही एक और कंपार्टमेंट कैपेसिटी अनाउंसमेंट है। तो टोटल 6.5 मिलियन टन का एक्स्ट्रा सेकंड फेज़ में आ रहा है। तो इसके कह सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करेगा। इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना था, इनिशियल फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, लेकिन सेकंड फेज में गवर्नमेंट थोड़ा सा एडवांस हुई है। तो उस गवर्नमेंट क्या कर रही है कि PP मॉडल और DBFOT मॉडल जो है उस पर बेस एग्रीमेंट लेके आके फॉरेन प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रही है। तो इंडिया गवर्नमेंट पे भी एक बर्डन कम हो जाएगा और प्लस कुछ रेवेन्यू जनरेट होने का भी एक मेथड होगा और एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर रहेगी। सो ये एक डिस्कस हमने कर लिया। वाई इंडिया नीड्स सच टाइप ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। बिल्कुल क्लियर है, जैसे हमने डिस्कस किया बेनिफिट और नीड्स में आप वो सारा मेंशन कर सकते हैं। हमें एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, फॉरेन रिलेशन के लिए कर सकते हैं, और अबव ग्राउंड स्टोरेज जो वॉर टाइम पे काफ़ी रिस्की होता है और प्लस लैंड इंटेंसिव होता है, काफ़ी लैंड लगता है। अंडरग्राउंड काफ़ी सेफ है, काफ़ी वॉल्यूम कम मिनिमम कॉस्ट में कर सकते हैं। वो सारे की पॉइंट्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर जो प्रोबेबल मुझे लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको इस सेक्टर का एक बेसिक आपको समझ आ गया हो। काफ़ी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी आपको कुछ इश्यूज़ हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर स्कोप है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।